ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल इज 5। ठीक है, अब बताओ V इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो सोर्स है इसका ईएमएफ कितना आएगा बोलो भाई, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और जो ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें और इसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, ये तो नो, तो हम मान लेते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है 5, तो I हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। सदाबहार फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इंटू करंट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर आ जाएगा, यस और नो। तो बोलिए P इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, V नॉट I नॉट कॉन्स्टेंट है, इनको आगे लिख लो। यहाँ क्या बच रहा है देखो, साइन ओमेगा टी और यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसको मैंने ट्रीट किया है साइन ए प्लस बी की तरह। किसकी तरह ट्रीट किया भाई, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही है ना। अब बताओ ए कौन है इधर, ओमेगा टी, और बी कौन है 5, तो बोलो साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, बोलो साइन ओमेगा टी कॉस 5 साइन 5 कॉस ओमेगा टी। हो गया, सही है। अब देखो इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो, वी नॉट आई नॉट बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, यहां क्या आएगा बोलो, साइन ओमेगा टी साइन 5 इंटू कॉस ओमेगा टी। सही है, ये आ गया मेरा पावर कंजम्पशन का नेट वैल्यू आया। किसी भी टी टाइम पे टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो रहा होगा एट दैट इंस्टेंट, वो उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। एवरेज चाहिए मेरे को ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नेट पावर निकालनी है ना, तो एवरेज पावर कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे, पूरे में एवरेज ले लेंगे। बोलो भाई वी नॉट आई नॉट बाहर, बोलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 एवरेज आ जाएगा। बोला था मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का क्या होता है एवरेज, 1/2 कॉस 5 कांस्टेंट है तो कॉस 5 एज इट इज रह जाएगा। बोलो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 0 एवरेज हो जाएगा इसका, तो इसका एवरेज हो गया 0। बोलो नेट कितना है हमारे पास, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस 5/2। ठीक है, मैंने इस 2 को ब्रेक कर लिया, क्या किया, √2 और √2 लगा दिया, क्या बना, वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 कॉस 5। ठीक है, बोलो वी नॉट बाय √2 मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाय √2 क्या होता है, आरएमएस, ये भी आरएमएस, आईआरएमएस, वीआरएमएस कॉस 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर कंजम्पशन इन द सर्किट, वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस 5। ऑब्वियसली वीआरएमएस आईआरएमएस बोल रहा हूं मैं, तो किसके बारे में बात कर रहा हूं, हीट जनरेटेड, और एवरेज पावर कंजम्पशन नेट क्या हो रही है, हीट जनरेटेड में जा रही है। इसका मतलब हु इज कंज्यूमिंग पावर हेयर, ओनली द रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज कंज्यूमिंग पावर। और जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो किस लिए बैठे हैं, वो बस ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, कैसे बैठे भाई, खाली बैठे हुए, वो उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करते हैं अपने अंदर, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा। सही है, उस एनर्जी के लिए कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं हो रही है। करंट फ्लो हो रहा है नो डाउट, और उस करंट की वजह से कोई पावर कंजम्पशन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाट लेस करंट बोलते हैं। ठीक है, फाई क्या है बोलो, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल एंड कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत है इसमें, क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, देख लो ये हमारा नेट करंट है, बोलो भाई नेट करंट ओमेगा, यहां पे वोल्टेज है, वोल्टेज से फाई आगे चल रहा था, हमने ऐसा माना था, अगर फाई नेगेटिव होता तो इधर आ जाता। अब बोलो आई एक फेजर से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने, अब इस आई के दो कंपोनेंट होंगे, आई कॉस फाई और एक आई साइन फाई। ठीक है, पावर कंजम्पशन इज ड्यू टू आई कॉस फाई कंपोनेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से पावर कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि ये कंपोनेंट किधर आ रहा है, रेजिस्टिव की डायरेक्शन में, रेजिस्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, यस और नो। बोलिए आई कॉस फाई इज द ओनली कंपोनेंट जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन हो रहा है, आई साइन फाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर कंजम्पशन, हेंस आई साइन फाई इज कॉल्ड एज वाटलेस करंट, इसलिए इस वाले कंपोनेंट को वाटलेस करंट कहते हैं, और ये वाला पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं आई बात समझ में, सही है भाई, कोई भी दिक्कत है इसमें। ठीक है, एवरेज पावर एंड पावर फैक्टर, एवरेज पावर और पावर फैक्टर को देख लेते हैं एक बार। पावर फैक्टर को आप जानते हो क्या होता है, cos फाई, और एवरेज पावर को भी आप जानते हो,
ठीक है, अभी अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या आया था, P इज इक्वल टू वी आर एम एस, फिर से बोलो, P इज इक्वल टू, फिर से बोलो, कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हाँ, cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू कहां होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ऑब्वियसली अगर फाई की वैल्यू 0 हो जाए तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हो रहा होगा, और वो कितना होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। नेट वैल्यू क्या आई थी, बोलो, ये 2 कहां से आया, वी नॉट आई नॉट आएगा भाई, अच्छा जेड है, सॉरी जेड है, ठीक है। ये जो हमारा आई आर एम एस था, इसको हमने क्या लिख दिया, वी आर एम एस बाई जेड। वैसे भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड। पूरी इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड कर दो, बोलो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आई आर एम एस वी आर एम एस। तो बोलो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड, तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया वी आर एम एस बाई जेड। बोलो फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाई। क्या है भाई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जेड कॉस फाई। देखो पुराने वाले फॉर्मूले यही है अभी भी, देखो पुराने वाले फॉर्मूले क्या होते थे, 3 फॉर्मूले थे, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक और फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे V और I की जगह कौन आ जाएंगे, आर एम एस, आर एम एस आ गए, आर एम एस, और R की जगह कौन आ गया, Z आ गया। देखो साथ में एक और चीज लगेगी, cos फाई, ये है पावर फैक्टर एंगल, सही है ना। वैसे भी यहां पे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर भाई, रिपीट करना है कुछ, बोलो वी आर एम एस को क्या लिख सकता था मैं, आई आर एम एस इंटू जेड लिख सकता था ना, यहाँ पे आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, क्या बन जाता, आई आर एम एस स्क्वायर जेड कॉस फाई। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे पास बनता है, ठीक है ना। बोलो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड, याद करो इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था हमने, है ना, ये आर, ये एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये जेड। बोलो कॉस फाई, इस ट्रायंगल में कॉस फाई यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज आर बाय जेड होता है, सही है। तो आप चाहो तो कॉस फाई को डायरेक्टली भी रख सकते हो आर बाय जेड, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। इसको आर बाय जेड रखोगे, आर बाय जेड, जेड से जेड कटेगा, आई आर एम एस इंटू आर, मतलब आई स्क्वायर आर, वही तो बना बेसिकली, क्लियर है भाई। जेड की वैल्यू पता है आपको, इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना आता है आपको, आप चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत। ये वैल्यूज देखते हैं एक बार, क्या है ये, वी नॉट एल मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, आई नॉट एक्सएल होता है ना भाई। अरे V इज इक्वल टू आई आर, याद आया, V इज इक्वल टू आई आर। अब बताओ VL क्या आ जाएगा, आई, R की जगह क्या आ जाएगा, ऐसे ही VC में क्या आ जाएगा, I इंटू एक्स सी। अगर मुझे इधर पीक वैल्यू चाहिए, इधर पीक वैल्यू चाहिए, तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट लेना पड़ेगा, यस सर नो। तो बोलो V नॉट L इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, एक्सएल की जगह लिख सकते हैं ओमेगा L, ठीक है। ऐसे ही V नॉट C यानी कि पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी इज इक्वल टू आई नॉट बाय ओमेगा C। ऐसे ही VL RMS, इसी को क्या किया मैंने, रूट 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, V नॉट बाय रूट 2 क्या बन जाएगा, VRMS, ये क्या बन जाएगा, IRMS। तो बोलो VL RMS इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल, बना। V इज इक्वल टू IR, और क्या बोल रहा हूं, V इज इक्वल टू IR ही तो बोल रहा हूं, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। अगर वोल्टेज RMS है तो करंट भी RMS होगा, अगर वोल्टेज पीक ले रहे हैं तो करंट भी पीक लेना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। और अगर इंडक्टर, कैपेसिटर या रेजिस्टर के अक्रॉस ना लेने की बजाय मैं नेट वोल्टेज देखता हूं, तो नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेट आरएमएस करंट इंटू जेड, याद आया, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इंपीडेंस। अब ऐसे ही वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेट वोल्टेज है ना ये क्या थी, नेट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, नेट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, नेट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये क्या है, नेट वोल्टेज, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लोड। नहीं आई बात है, ठीक है।
हाँ, इसका ये रिवीजन हो जाएगा। इधर देखो क्या हो रहा है, एक रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट में cos फाई क्या होगा 1, क्योंकि फाई कितना है 0 डिग्री, क्योंकि सारा का सारा करंट क्या हो रहा है वोल्टेज के फेज में ही है। यस और नो? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है तो बोलो करंट क्या करेगा लैग, वोल्टेज क्या करेगा लीड। करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो cos फाई क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे कैपेसिटर में भी cos फाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि करंट आगे चलेगा वोल्टेज पीछे चलेगा, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्री, फाई 90 डिग्री, तो cos फाई 0। पावर फैक्टर यहाँ 0, यहाँ पे पावर फैक्टर 0 और यहाँ पे पावर फैक्टर 1। ठीक है ना भाई? अच्छा, इन दोनों में कोई पावर कंजम्पशन होगी क्या? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा करंट फ्लो कर रहा है वाटलेस करंट। ठीक है ना? करंट का वो कंपोनेंट जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, और वो पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है भाई? अब ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, देखिए आर की वैल्यू आपको क्या दे दी 100 ओम, इसकी कैपेसिटर की वैल्यू क्या दे दी 100 बाय पाई माइक्रोफैरेड, 100 बाय पाई। वोल्टेज सोर्स दे दिया 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। सही है? आर पता है, सी पता है, वोल्टेज पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो कुछ चीजें तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं। देखो आर तो आर ही रहता है, सी के लिए क्या होता है एक्स सी निकलता है। एक्स सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी। बोलिए 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। एफ कितना है 50, तो बोलो 2 पाई इंटू 50 कितना आ गया 100 पाई। ओमेगा हो गया कितना 100 पाई, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 1 बाय ओमेगा 100 पाई। कैपेसिटेंस कितना है 100 बाय पाई, पाई से पाई कट गया, कितना है 1 बाय 10 की पावर 4। सही है? तो हमारे पास एक्स सी की वैल्यू आ गई। बोलो आर पता है, एक्स सी पता है। आर इधर होता है, एक्स सी इधर होता है, आर एक्स सी, इनका रिजल्टेंट कौन आएगा जेड। जेड इज इक्वल टू बोलो अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। नहीं आएगा? क्लियर है? इस तरीके से जेड निकाल लिया। अब बताओ जेड पता है, ये पता है, ये पता है, बोलो वी सी क्या आएगा वी नॉट सी। वी नॉट सी क्या आएगा सिंपली वी आर एम एस सी क्या आ जाएगा। फॉर्मूले अभी भी बताए थे भाई, आई आर एम एस इंटू एक्स सी, आई नॉट इंटू एक्स सी। ये कौन सी वैल्यू है 200 वोल्ट आर एम एस वैल्यू। जो वैल्यू आपको दी होती है कौन सी वैल्यू होती है भाई आर एम एस वैल्यू होती है। ठीक है? जो घरों में बिजली आती है ना 220 वोल्ट, वो कौन सी वैल्यू है आर एम एस वैल्यू है। ठीक है? क्वेश्चन है बहुत सारे आपके लिए, देखो इनको मिटा देते हैं। वी आर एम एस बताओ 200 गिवन है क्वेश्चन में। वी नॉट बताओ, है ना? फॉर्मूला कौन सा लगा भाई वी आर एम एस इज इक्वल टू बोलो क्या होता है वी नॉट बाय √2। √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना? वी नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू √2 इंटू वी आर एम एस। वी आर एम एस मालूम है 200। सही है? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एफ दे रखा है 50, तो कितना हो गया 100 पाई। एक्स सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी, 1 डिवाइड बाई ओमेगा 100 पाई। ओमेगा सी, सी क्या है 100 बाई पाई, पाई से पाई कटा कितना है माइक्रोफैरेड दे रखा था ना इधर, तो 10 की पावर -6 भी लगाना था अपने को। ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सही है? 1 बाय 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -2 बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके 10 की पावर 2। ठीक है? जेड की वैल्यू देखते हैं। जेड इज इक्वल टू बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। सदा बाहर फॉर्मूला। एक्सएल क्या है 0, इंडक्टर नहीं है ना सर्किट में, ये गायब हो गया। क्या बचा एक्ससी का स्क्वायर। एक्ससी कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना है 100, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 100√2। सही है ना? बोलो भाई इसमें से 100 निकाल लो, इसमें से भी 100 निकाल लो। 100 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 100, ये भी 100, 1 + 1 2, √2 बचेगा 100√2। ठीक है? IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय Z। IRMS निकालना आता है आपको, VRMS पता है, Z पता है, तो IRMS आ जाएगा। IRMS आ गया तो I नॉट आ जाएगा। कैसे? √2 से उससे I नॉट इज इक्वल टू बोलो V नॉट बाय Z कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं IRMS इंटू
है ना। आई आर एम एस इंटू रूट टू करके क्या आएगा भाई, आई नॉट। रूट टू से डिवाइड करके आर एम एस आता है, पीक को डिवाइड करते हैं तो आर एम एस आता है, आर एम एस को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक आ जाएगा। वीसी आर एम एस, वीसी आर एम एस बोलो आई आर एम एस इंटू एक्स सी, बोलो आई आर एम एस इंटू एक्स सी। आई आर एम एस की वैल्यू पता है, एक्स सी की वैल्यू पता है 100, आगे वैल्यू। वी आर आर एम एस, बोलो आई आर एम एस इंटू आर रूट टू 100 खत्म, ठीक है ना। आई आर एम एस की वैल्यू आ गई थी अभी, रूट टू इंटू 100 कर दिया। बोलो वी नॉट सी, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। वी नॉट आर, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। अरे जो भी पूछा हुआ है v इज इक्वल टू आई आर, तो याद रखना है आपको, तो दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं। बोलो v नॉट आर क्या आएगा, वी आर एम एस इंटू रूट टू। फाइव क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स सी बाई आर। क्यों, क्योंकि इंपिडेंस ट्राइंगल जब बनाया था तो कुछ ऐसा आया था, ये था z, बोलो ये था फाइव, बोलो इधर कौन है एक्स सी, इधर कौन है आर। टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स सी बाय आर, और वो भी नीचे की तरफ है तो माइनस एक्स सी बाय आर आ जाएगा। टेन इनवर्स माइनस को बाहर निकाल देता है, आंसर आ गया। एक्स सी पता है, आर पता है, कितना आ गया 100 बाय 100, टेन इनवर्स 1 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ गया, ठीक है, यानी कि पाई बाय 4 आ गया। सही है। कॉस पाई क्या होता है, आर बाय जेड, आर पता है, जेड पता है ना। वैसे भी फाई पता था आपको तो कॉस फाई कर देना था, कॉस 45 डिग्री। सही है। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। वी आर एम एस कितना था 200, आई आर एम एस कितना था रूट टू, कॉस फाई 1 बाय रूट टू, कितनी वैल्यू आ गई 200। क्लियर है भाई। एवरेज पावर अक्रॉस द कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, पूरी की पूरी रजिस्टर में ही कंज्यूम होती है, पूरी की पूरी कौन कंज्यूम करता है भाई, रजिस्टर। तो सारी की सारी पावर रजिस्टर में आ गई। कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता तो उसमें जीरो आ गया। इफ v इज इक्वल टू 200 रूट टू साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ध्यान से सुनना। अभी क्या बोला, वोल्टेज दे दिया आपको, अब ये आरएमएस वैल्यू तो नहीं दिख रही ना आपको, है ना। क्या ये पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया आपको, ये क्या है पीक वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा 100 पाई है, लिख गया, और फाइव इनिशियल फेज क्या है पाई बाय 3। सही है, कोई दिक्कत। देन फाइंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करंट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। बोलो भाई, हम क्या मानते थे, अगर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, मतलब ओमेगा टी है तो करंट की वैल्यू क्या आई थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। भाई हो सकता है जो पावर फैक्टर एंगल है वो क्या है, पॉजिटिव है, हो सकता है वो नेगेटिव हो। यहां पे पावर फैक्टर एंगल कितना आया माइनस 45 डिग्री, यस और नो। यहां कितना आएगा माइनस पाई बाय 4 बोल देंगे उसको। अच्छा ये बताओ, यहां पे ओमेगा टी था तो यहां पे ओमेगा टी था, यहां पे ओमेगा टी के साथ कुछ और हो जाता तो प्लस पाई बाय 3 था, तो यहां पे भी क्या करेंगे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। डन। आई नॉट की वैल्यू पता है आपको, अरे पीक वैल्यू ऑफ करंट अभी निकाली थी ना 2, अरे आरएमएस रूट 2, आई नॉट 2, ठीक है। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत है इसमें। वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। रजिस्टर की वोल्टेज इज इन द फेज, अरे भाई विद करंट, अरे रजिस्टर की जो वोल्टेज होती है दैट इज इन फेज विद द रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर का करंट किसके फेज में होता है, सोर्स के फेज में, तो सोर्स के फेज में ही रहेगा ये। आया, बोलो कौन पूछा है, वी आर, तो ये किसके फॉर्म में आएगा, साइनोसॉइड की फॉर्म में, वी नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, यस और नो। तो बोलो यहां पे क्या आएगा, वी नॉट आर मतलब पीक वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वो हम निकाल चुके हैं पहले ही। आया, वीसीटी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीक वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकाल चुके हैं हम। साइन, बोलो ये क्या थी, सॉरी हाँ ये क्या थी, बोलो सोर्स की वोल्टेज,
सोर्स वोल्टेज थी ना, बोलो कैपेसिटर की वोल्टेज इससे आगे चलेगी या पीछे चलेगी? आगे चलेगी भाई। कैपेसिटर की वोल्टेज कैपेसिटर के करंट के फेज में होगी, और कैपेसिटर का करंट कहां चलेगा? पाई बाय 2 आगे। तो इसमें क्या करो, सिंपली पाई बाय 2 ऐड कर दो, इसमें सिंपली पाई बाय 2 ऐड कर दिया मैंने। और बोलो वी नॉट सी क्या होता है? आई नॉट एक्स सी, आई वैल्यू। फॉर्मूले समझ में आए? अब सील करने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए प्योरली फॉर्मूला बेस्ड ही रहना है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में। ठीक है, रिपीट करो यहां तक कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला रिपीट करना है तो बताओ, कोई भी क्वेश्चन में पार्ट रिपीट करना हो तो बताओ। सही है? सही है ना? नेट करंट या तो लीड करेगा या लैग करेगा। अगर नेट करंट लीडिंग है तो कैपेसिटर डोमिनेटेड, और अगर नेट करंट लैगिंग है तो इंडक्टर डोमिनेटेड। सही है? नेट करंट और सोर्स वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कैपेसिटर की जो वोल्टेज है, कैपेसिटर का जो करंट है, सॉरी कैपेसिटर का जो करंट है वो पाई बाय 2 आगे चलेगा, और इंडक्टर का करंट पाई बाय 2 पीछे चलेगा। सही है? इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सोर्स वोल्टेज जैसी है रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी उसी के फेज में रहेगी, उसी के फेज में रहेगी रेजिस्टेंस की वोल्टेज। इंडक्टर की वोल्टेज इससे 90 डिग्री और कैपेसिटर की वोल्टेज इससे 90 डिग्री। सही है? क्योंकि उसका करंट लीड कर, यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस नहीं होगा भाई, माइनस होगा, है ना? यहाँ पर माइनस है, माइनस पाई। कोई दिक्कत? करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर। कोई दिक्कत? अभी रिपीट करना है कुछ तो बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। रेजिस्टेंस मालूम, एल मालूम, आरएमएस मालूम, फ्रीक्वेंसी मालूम है, ओमेगा बताओ 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ कितना है? 50, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 50 यानी कि 100 पाई। आरएमएस पता है, पीक वैल्यू बताओ 200√2, रेजिस्टेंस 300, एल 4 बाय पाई, तो एक्स एल ओमेगा एल। बोलो ओमेगा कितना है? 100 पाई। एल कितना है? पाई से पाई कटा कितना है? 400। ये 400 है, ये 300 है। बोलो रेजिस्टेंस इधर, एक्सएल इधर, बोलो इंपेडेंस इधर, बोलो ये कितना है? 300, ये है 400, रिजल्टेंट 500। ये एंगल बताओ, एक सेकंड, हाँ 53 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री, इधर आएगा 37, इधर 53। बोलो फाई पता चल गया भाई, पावर फैक्टर एंगल भी पता चल गया ना आपको, कॉस फाई भी पता चल जाएगा। पीक अच्छा हाँ ये पता चल गया, जेड पता है, वी नॉट पता है, तो बोलो आई नॉट भी पता चल जाएगा। क्या होता है? वी नॉट बाय जेड होता है। वी नॉट कितना है? वी नॉट 200√2, जेड कितना है? 2√2/5 आया ना। तो बोलो आई नॉट पता है तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा? इसको √2 से डिवाइड कर दो, 2/5 आ जाएगा। सही है? सारी चीजें निकलती जा रही हैं। फिर बस आपको ये याद रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर। सही है? और अगर रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे VR है तो IR, अगर VL है तो IXL, VC है तो अगर यहां पे नॉट नॉट लगा दिया तो यहां पे भी नॉट नॉट लग जाएगा, यहां पे RMS लगा दिया तो यहां पे भी RMS लग जाएगा। सही है? इसके लिए भी V नॉट R है तो I नॉट R, VR RMS तो I RMS इंटू R। सही है? और सिंपली अगर आपसे पूछ लिया V RMS मतलब पूरे सर्किट की वोल्टेज, तो क्या करेंगे? I RMS पूरे सर्किट का RMS करंट इंटू, बस और क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आपको देखो दोबारा पूछे गए हैं। ओमेगा पता है आपको, अब जो भी पार्ट आपको नहीं आए वो मेरे को आप बताना। ठीक है, आप सिंपली मेरे को फॉर्मूला बता दो। ठीक है, क्वेश्चन पे मैं सिंपली रखूंगा, आपको बताना है इसका फॉर्मूला, और वो चीजें जो फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रही है वो आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है? ठीक है, देखिए भाई, ओमेगा की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू, आर की वैल्यू, जेड की वैल्यू सॉरी, R² प्लस
ठीक है, तो 500 आ गई थी अभी। RMS, IRMS, VRMS बाय Z, I नॉट, VL RMS, IRMS XL, V नॉट L, I नॉट XL, VR RMS, IR, V इज इक्वल टू IR, RMS है तो RMS, R है तो उधर रेजिस्टेंस, ऐसे ही V नॉट R तो I नॉट R, फाई क्या होगा, tan इनवर्स XL बाय R, फाई आ चुका है ना, वैसे भी एंगल निकाल लिया था हमने, cos फाई भी निकल गया था, एवरेज पावर भी निकल गया था, किसके अक्रॉस, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है, एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो टोटल पावर है ये सारी की सारी किसमें कंज्यूम होगी, रेजिस्टेंस में, और इंडक्टर में जीरो पावर। अब बोल दिया आपको करंट की वैल्यू दी है, करंट कितना है भाई, 2√2/5 साइन 100 पाई टी प्लस 15 डिग्री, 15 डिग्री का दे रखा है आपको। बोलो ये जो सर्किट है ये इंडक्टर डोमिनेटेड है या कैपेसिटर डोमिनेटेड है, इंडक्टर की चलती है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलती है, करंट पीछे चलता है, ठीक है, और कितना पीछे चलता है, फाई के बराबर, फाई अभी अभी निकाला कितना था, 53 डिग्री। तो बोलो ये है मेरा VR, ये है मेरा VL, सही है। बोलो अभी मेरा जो नेट करंट है वो किधर से आया था, आया था ना भाई इधर से, I, नेट I बोल देते हैं इसको। बोलो अब ये I दे रखा है 2√2/5 साइन 100 पाई टी प्लस 15 डिग्री, सही है। बोलो ये है, आपसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नेट वोल्टेज कितने डिफरेंस पे होती है, फाई के डिफरेंस पे होती है, तो क्या करेंगे बोलो, फाई ऐड कर देंगे इसमें, कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अरे भाई कैपेसिटी खत्म हो गई क्या दिमाग की, ठीक है। VR I नॉट R साइन ओमेगा टी प्लस 15, कितने का फर्क है भाई, फाई का फर्क है, और VL में कितने का फर्क होगा, 90 डिग्री का फर्क होगा। आ गया आंसर, क्लियर है। एक मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी, यहाँ पे I नहीं आएगा, इधर V आएगा भाई, इधर ये VR है ये VL है, तो यहाँ पे नेट V आएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे आएगा I इज इक्वल टू कितना था भाई, ये 2√2/5 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री, ठीक है। इससे कितना आगे होगा बोलो, फाई आगे होगा है ना, 53 डिग्री आगे होगा इससे, और बोलो VL कितना आगे होगा, 90 डिग्री आगे, इसलिए इसमें प्लस 90 है। क्या हुआ, VR में फाई नहीं आएगा, हाँ VR में भी फाई नहीं आएगा, VR में फाई नहीं, इसको हटा दें अभी, ठीक है। RLC तीनों दे दिया, अब की बार R पता है, ये पता है, ये पता है। बोलो R इज इक्वल टू 100, ये वैल्यू पहले इस्तेमाल हो चुकी है। बोलो XC की वैल्यू 100, XL की वैल्यू, सही है। बोलो XL माइनस XC 300, ये 100 है, ये 300 है, इंपीडेंस ट्राइंगल 100 और इधर 300, Z पता चल गया। अब सब कुछ कर सकते हैं आप, देखा जाए तो ट्राई करना है इसको। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ली, 1/2π√LC, L भी पता है और C भी पता है, सब आ जाएगा। XL की वैल्यू पूछी है, हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी है भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये गलत वैल्यू लगा दी फिर हमने, मेरे को लगा कि यहाँ पे 50 है, 50 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। XL की और XC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा बोला गया है कि दिस सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो बोलो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती है, 1/40 आती है,
फ्रीक्वेंसी आई 1/40। ओमेगा निकालो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, L कितना है बोलो? 4/पाई, 1/√4/पाई इंटू C कितना है? 100/पाई। ठीक है, पाई 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 स्क्वायर का रूट पाई, ऊपर जाके पाई, और यहाँ पे 400 का रूट 20, तो पाई/20 हो गया ओमेगा नॉट। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, ऐसे ही एक्ससी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। कर लोगे ना? एक्ससी पता चल गया, जेड पता चल गया एट ओमेगा नॉट। आर कितना होगा? सिंपली आर के बराबर हो जाएगा जेड। एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए, वो कट जाएंगे, तो बोलो नेट जेड कितना होगा? आर के बराबर होगा। ठीक है, जेड एट ओमेगा नॉट बाय 2, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट बाय 2 है, मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आधी फ्रीक्वेंसी है, तब एक्सएल एक्ससी निकाला, एक्सएल माइनस एक्ससी निकाला, फिर क्या किया? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। सही है, तब क्या आएगा अपने पास? जेड। फ्रीक्वेंसी चेंज की तो भाई जेड भी तो चेंज होगा। रिपीट करूं? ठीक है, जेड एट 2 ओमेगा नॉट, अब 2 ओमेगा नॉट पे निकालना है जेड। ठीक है, VRMS एट ओमेगा नॉट, सारी की सारी किसके अक्रॉस होगी बोलो? रजिस्टर के अक्रॉस। VLRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल आएगा, यहाँ पे एक्सएल कर लेना। ठीक है, ओके, चलें आगे। क्वेश्चंस कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बस सीधा सीधा आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर। अब देखते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी वर्ड से क्या समझ में आता है? किसी चीज की क्वालिटी समझ में आती है ना? बोलिए, क्वालिटी फैक्टर गिव्स द शार्पनेस एट रेजोनेंस। कहां पे भाई? रेजोनेंस पे जो शार्पनेस है वो आपको देता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार के ग्राफ ऑब्टेन हो रहे हैं, आपको आई नॉट, और एक तो ऐसा ग्राफ बन रहा है और एक ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो बोलिए इसकी पीक वैल्यू ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो रखी है, और फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और शार्प बना देते हैं, इसकी पीक वैल्यू बहुत थोड़ी सी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए रहती है, यस और नो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑलमोस्ट लंबे चौड़े टाइम के लिए रहती है। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली आपको क्या बता रहा है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे शार्पनेस दिखा रहा है ग्राफ की, कि कितनी कम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हमें मैक्सिमम पावर ऑब्टेन हो रही है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्वालिटी फैक्टर गिव्स द शार्पनेस एट रेजोनेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एट रेजोनेंस। क्या होता है भाई ये? क्वालिटी फैक्टर इज VL/VR और VC/VR। ठीक है, किसका रेशियो भाई? इंडक्टर की वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस की वोल्टेज, और कैपेसिटेंस की वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस की वोल्टेज। ठीक है, एट रेजोनेंस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/√LC। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो? VL क्या होता है? I0 XL, VR I0 R। बोलो I0 XL, I0 R, I0 कट गया, XL/R बचा, XL की वैल्यू ओमेगा L, ये R। देखते हैं, देखो ऐसे ही क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला बनेगा, क्या? VC/R विच इज I0 XC/I0 R। I0 कट गया, क्या बच गया? XC/R। XC होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर एट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC क्या आएगी बोलो? ओमेगा की वैल्यू चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, कितनी? 1/√LC। क्या आएगा बताओ? 1/√LC इंटू L/R। बोलो, एक इसने इसको रूट बना दिया, क्या बना? 1/R√। सही है, यहां पे भी देखो, इस पे रखोगे सेम वैल्यू आएगी। तो समझ में आया क्या हुआ? क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1/R√L/C। फिर से बोलो, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू, फिर से बोलो, आंख बंद करके बोलो, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू। ठीक है,
डन। इफ L and C of a circuit are unchanged, then quality factor is inversely proportional to resistance। ठीक है, क्या बोला? L और C अगर फिक्स है तो बोलो Q की वैल्यू क्या थी? Q इज इक्वल टू 1/R × L by C थी। ये चेंज नहीं हुए, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? R। तो R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्वालिटी फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। हाई क्वालिटी फैक्टर इज डिजायर्ड फॉर रेजोनेंस। जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ज्यादा अच्छी रेजोनेंस होगी, मतलब उतने ही ज्यादा पीक करंट हमको मिलेगा, उतना ही ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा। कब? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। देखो, रेजोनेंस का मतलब होता है कि हमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट मिले, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो पावर कंजम्पशन भी मैक्सिमम होगा। अब आप मेरे को बताओ, आपके पास दो सर्किट है, ठीक है, सर्किट नंबर 1, सर्किट नंबर 2। मैंने इसमें क्या किया? ओमेगा से थोड़ा सा पहले, लेस देन ओमेगा पे सर्किट को ऑपरेट किया। पावर कंजम्पशन हो रही थी 2 वाट, ठीक है। इसमें लेस देन ओमेगा पे पावर कंजम्पशन हो रही थी इसमें 2 वाट, ठीक है। फिर मैंने ग्रेटर देन ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ऊपर ऑपरेट किया। इसकी वैल्यू आ रही थी लेट से 2 वाट, इसकी भी वैल्यू आ रही थी कितनी? 2 वाट। फिर मैंने एट ओमेगा नॉट इसको ऑपरेट किया, इसमें पावर कंजम्पशन हो रही थी 4 वाट और इसमें पावर कंजम्पशन हो रही थी 10 वाट। विच सर्किट इज बेटर एट रेजोनेंस? ये वाला है ना। क्यों भाई? क्योंकि इसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है एट रेजोनेंस, इसका पावर कंजम्पशन इससे कहीं ज्यादा है। हमें तो यही चाहिए ना कि रेजोनेंस पे पावर कंजम्पशन क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने ये किया है। हायर क्वालिटी फैक्टर मतलब लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। कब? रेजोनेंस पे। क्लियर है भाई? देख लो, हाई क्वालिटी फैक्टर मतलब ज्यादा पैना है ये, और लो क्वालिटी फैक्टर मतलब ये फैला हुआ है। क्लियर है बात? अच्छा, एक और डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, थोड़ी और। कितनी पावर कंज्यूम होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी टू द बेंट विड्थ बोल देते हैं इसको। बेंट विड्थ, बेंट मतलब जहां पे मुड़ना शुरू हो जाता है, जहां पे ये जो ग्राफ है ये मुड़ना शुरू हो जाता है, मतलब शार्पली मूव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको ग्राफ नीचे बना रखा है, ठीक। ये देखो, हम मानते हैं कि अगर यहां पे मेरा पीक करंट ऑब्टेन हो रहा है मेरे को, ठीक है, तो इस पीक करंट का 70% मेरे को मिलना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि ये रेजोनेंस के नजदीक हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरी ओमेगा नॉट, ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे क्या मिल रहा है मुझे? रेजोनेंस मिल रही है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि रेजोनेंस पे जो मेरा पीक करंट था या जो रेजोनेंस पे पीक पावर था उसका 70% मुझे मिलना चाहिए। मैंने देखा कि उसका 70% कहीं यहां होता है, यहां होता है कहीं, ठीक है। बोलो, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? बोलो, ये हो गई ओमेगा 1 और ये हो गई ओमेगा 2। अब बताओ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या हो गया? इट इज दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें मुझे ऑलमोस्ट मैक्सिमम पावर मिलती है, मैं ये बोलूंगा। यहां पे पीक करंट है, इस पे 70% ऑफ पीक करंट मिलने लग गया, यहां तक 70% ऑफ पीक करंट मिल रहा है, मतलब इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में मुझे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम पावर मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड बेंट विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? बेंट विड्थ। अब बताओ, जिसकी बेंट विड्थ कम होगी वो बेटर है या जिसकी बेंट विड्थ ज्यादा होगी वो बेटर है? जिसकी कम होगी वो बेटर है, तभी तो शार्पनेस मिलेगी ना हमको। यस और नो? तो बोलिए, बेंट विड्थ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, देख लो, एट विच करंट इज ग्रेटर देन आई नॉट बाय √2। और बोलो, और रेशियो क्या होता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है बेंट विड्थ के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का मैग्नीट्यूड। सही है? अब बताओ, अगर ये वैल्यू कम होगी तभी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो यानी कि हमको एक नैरो रीजन चाहिए जिसमें मैक्सिमम पावर मिले हमें। सही है? अच्छा, दूसरे वाला ग्राफ देखो, यहां देखो, यहां पे ये है मैक्सिमम पावर, सही है, इसका 70% यहां आएगा
और यहां आएगा, बोलो ये हो गया ओमेगा 2, ये हो गया ओमेगा 1, तो बोलो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जैसे ही ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बड़ा होता है क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? रिपीट करो, पक्का? ठीक, ये फॉर्मूला इसमें लिख लेना। हाँ लिखा हुआ ना, ओमेगा नॉट बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड लेना। पक्का भाई? चले? स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट होता है एसी का ट्रेवल करना ऑन द नियर द सरफेस, ठीक है। डीसी ट्रेवल्स थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। डीसी क्या करता है भाई, कोई वायर है फॉर एग्जांपल, उसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में पूरी की पूरी वॉल्यूम में उसमें से फ्लो करता है। कौन? डीसी। बट एसी ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। कंप्लीटली तो सरफेस पे नहीं होता है, आपके लेवल पे ये कहा जाता है कि कंप्लीटली सरफेस पे है, लेकिन जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर जाते हैं तो क्या होता है, करंट जो है इंक्रीज होता चला जाता है। मोस्टली जो है वो सरफेस पे ट्रेवल करता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट कहां ट्रेवल करता है भाई? सरफेस पे ट्रेवल करता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कैरी डीसी वी यूज ए सिंगल थिक वायर एंड फॉर एसी वी यूज मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ वायर। बोलिए डीसी कहां ट्रेवल करेगा? पूरी की पूरी वॉल्यूम में। और एसी कहां ट्रेवल करता है? सरफेस पे। तो जो हमारे घरों में बिजली आती है उसके जो पावर सप्लाई वाले वायर होते हैं उनमें क्या होता है, पतले पतले वायर्स का ग्रुप बना होता है, ठीक है। उसमें बोला तो होता है ACSR, ये वायर होता है, इंजीनियरिंग में था ये, एल्यूमिनियम कोर्ड स्टील रीइंफोर्स्ड। इसमें 7 वायर्स होते हैं इस तरीके से, जहां तक मुझे याद है 7 वायर्स होते हैं, ठीक है। और बीच में एक मोटा वायर होता है। ये जो बीच वाला वायर है ये होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और ये जो चारों सॉरी सातों के सातों इधर वाले वायर है ना अराउंड जो लिपटे हुए हैं, ये होते हैं एल्यूमिनियम के। ये स्टील का, ये एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ओवरऑल कम होती है, इसलिए आउटर वायर्स को हम यूज करते हैं एसी के लिए, और अंदर वाले वायर ने पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देनी होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं स्टील का, ठीक है। थिक वायर इज यूज्ड फॉर डीसी एंड स्ट्रैंडेड वायर इज यूज्ड फॉर एसी। सही है भाई? ठीक है। अब चोक कोयल की बात कर लेते हैं। चोक कोयल क्या होती है? ट्यूबलाइट देखिए आप लोगों ने, ट्यूबलाइट के साथ एक वो बड़ा सा डब्बा सा लगा होता है ना, इतना सा। अब नहीं होता क्या? होता है, पहले नहीं होता, पहले होता था, कोई बात नहीं, पढ़ लो। ट्यूबलाइट बल्ब्स वर्क ऑन द लो करंट, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एसी सोर्स एज इट विल गेट डैमेज्ड। बोलो जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल इसको ट्यूबलाइट मान लो, पहले क्या होता था, यहाँ पे कनेक्टर होते थे, यहाँ पे कनेक्टर होता था, और ऐसी एक बॉडी होती थी, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह का एक डब्बा लगा होता था, ठीक है। ये जो डब्बा था ना इसको बोलते हैं चोक कोयल, ठीक है। और पहले जमाने में क्या होता था, जैसे अभी तो क्या होता है कि जैसे ही स्विच ऑन किया लाइट जल गई, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप होता है, आधी सेकंड का, 1 सेकंड का, कई बार ट्यूबलाइट में ज्यादा होता है। वो इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम करंट स्विच ऑन करते हैं, इस ट्यूबलाइट के थ्रू जो करंट फ्लो करने की कोशिश करता है वो क्या होता है, हाई करंट फ्लो करने की कोशिश करता है। और अगर एकदम से बहुत हाई करंट इसके थ्रू फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये जो ट्यूबलाइट है ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक चोक कोयल का यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, इंडक्टर होता है एंड इट ऑपोजिट द चेंज इन करंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अच्छा खासा वोल्टेज ड्रॉप इसी के अक्रॉस हो जाता है, और ट्यूबलाइट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, जिसके कारण ट्यूबलाइट जो है खराब नहीं होती है। समझ में आया? रिपीट करना है, पक्का? ठीक है। हेंस, अच्छा क्योंकि देखो यहां पे क्या बोला, क्या बोला, ट्यूबलाइट जो है लो करंट पे ऑपरेट करती है, एकदम से हमें रोकना है। जो एकदम से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हाई करंट विल ट्राई टू फ्लो, और अगर हाई करंट विल ट्राई टू फ्लो थ्रू द ट्यूबलाइट देन द ट्यूबलाइट विल गेट डैमेज। उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू इंक्रीज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, हेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हैज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। फॉर दिस वी यूज ए चोक कोयल इन सीरीज विद द ट्यूबलाइट। चोक कोयल क्या होता है बेसिकली, चोक कोयल इज एन इंडक्टर ऑफ हाई इंडक्टेंस, ठीक है, एंड लो रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई इसमें, बोलो,
ओमेगा एल होता है ना इसका रिएक्टेंस, तो एल क्या है, हाई, और रेजिस्टेंस क्या है, लो, ठीक है, ताकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है सिर्फ और सिर्फ चेंज इन करंट के कारण हो, रेजिस्टिव ड्रॉप यहाँ पे ना हो, ठीक है। इसलिए इसके अंदर इंडक्टर के अंदर जो है मोटे मोटे वायर्स होते हैं, ठीक है। चोक कोयल इज एन इंडक्टर ऑफ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ए सुटेबल कैपेसिटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द इंडक्टर। क्यों भाई, क्यों क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको क्या करना है, इंपीडेंस बढ़ानी है सर्किट की, ताकि जो ट्यूबलाइट है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाए, या मैं कहूं करंट कंट्रोल हो जाए सर्किट का, ठीक है। बोलो, अगर डायरेक्टली मैंने क्या किया, ट्यूबलाइट को कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से, तो क्या होगा, करंट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, क्या होगा, करंट विल बी वेरी हाई। इसलिए हम क्या करते हैं, एक इंडक्टर यूज करते हैं इन सीरीज विद द ट्यूबलाइट। जब मैंने ये कनेक्ट किया तो बोलो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी सर्किट की, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बोलो जेड की वैल्यू ये आ जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड हो जाएगा, आर की बजाय क्या हो जाएगा, आई विल बी लो, आई विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, करंट कम हो जाएगा सर्किट। क्लियर है भाई, ठीक है। व्हाई डोंट वी यूज ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द बल्ब, सीरीज जो बल्ब है उसके साथ सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस यूज क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इफ वी कनेक्ट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज पावर कंजम्पशन विल आल्सो इंक्रीज व्हिच इज नॉट प्रेफर्ड। वही वो जो रेजिस्टेंस लगा दिया वहां पे तो पावर कंजम्पशन होने लग जाएगी ना, इसलिए हम वहां पे सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, ठीक है। एसएचएम देख लेते हैं एक बार, एसएचएम का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एसएचएम क्या होता है बोलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, देखिए ये क्या है, स्मूथ सरफेस, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इंडक्टर नहीं है ये, अब स्प्रिंग है, वहां से हम ये के क्या होता है बोलो, इसको मैंने दबा के छोड़ दिया, क्या होगा, दबा के छोड़ दिया तो क्या होगा, ये मूव करेगा, है ना, ये इसकी नेचुरल पोजीशन है, मीन पोजीशन है, यहां तक दबा के छोड़ दिया, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर, और यहाँ तक ये जाएगा x इक्वल टू a के बराबर ही है, तो नो कोई लॉसेस नहीं है, आइडियल सिस्टम है। जब मैंने इसको यहां से दबा के छोड़ा तो बोलो यहाँ पे सिस्टम के पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना, इसको रिलीज किया तो यहां तक, तो ये क्या करेगा, इसको आगे धक्का मारने की कोशिश करेगा। जब ये इसको आगे धक्का मार के आगे लेके जाएगा तो बोलो यहां तक तो स्पीड इंक्रीज होगी, और इसके बाद स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो जाएगा, ये क्या करेगा, वापस खींचेगा, यानी कि स्पीड विल डिक्रीज। तो बोलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या होगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग ना खींचा हुआ है ना दबा हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बोलो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो बोलो स्प्रिंग में खिंचाव हो चुका है, ऑब्जेक्ट रुक चुका है, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। यस और नो, सही है। बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पोटेंशियल थी, यहाँ काइनेटिक में कन्वर्ट होगी सारी एनर्जी, यहाँ पे वापस पोटेंशियल में, यहाँ वापस काइनेटिक, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, यही चलता रहता है। यस और नो, सही है भाई। जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है एनर्जी का फ्लो भी इधर से उधर होता रहता है ना, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होता रहता है। यस और नो, बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। जब स्प्रिंग मैक्सिमम दबा रखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। बोलो हमने इसको एम्पलीट्यूड बोला है, इसको यहां से यहां तक हम क्या बोल सकते हैं, एक्स नॉट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्स नॉट भी बोल सकते हैं। तो बोलो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो, एक्स नॉट मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ऑसिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो बोलो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, एक्स नॉट, यानी कि एम्पलीट्यूड। तो बोलो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, कितने भाई, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत। तो अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली कहां होगी, पहले तो ये बताओ, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी मैक्सिमम वैल्यू। ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो मुझे ये बताइए कि हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली किसके बराबर है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर ही है। यस और नो, कोई भी दिक्कत है, बोलो वी नॉट जो होता है, वी वेलोसिटी या स्पीड इन हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एक्स, करंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, है ना, करंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो रखते हैं उस फॉर्मूले में। बोलो v की मिनिमम वैल्यू, बोलो x a के बराबर होता है मैक्सिमम, x की वैल्यू a के बराबर होती है ज्यादा से ज्यादा, तो जब x a होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो बोलो v क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा,
v इज इक्वल टू ओमेगा ए, तो बोलो v स्क्वायर यानी कि v नॉट स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर क्या देगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बोलो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, यस और नो? कोई भी दिक्कत है इसमें? पक्का भाई? अच्छा ये बताओ यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू a, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए, बोलो x इक्वल टू माइनस ए क्या होता है मैक्सिमम? पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्यों भाई? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। चले आगे। आगे आएगा एलसी ऑसिलेशन, तब दोबारा उसको देख लेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स को देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे आप लोगों ने, है ना? ऐसा तो कोई नहीं है जिसने ट्रांसफॉर्मर ही ना देखा हो, है भाई? कि सर मैं तो दुनिया से कट हूं, कहीं कोई मेरे को एवेंजर्स मूवी का स्पॉइलर दे दे इसलिए मैं दुनिया से कट रहता हूं, है? ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है? अरे ठीक है, मीम है यार, बात समझा करो तो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट, जो क्या करता है? किसी एसी सर्किट में वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, वोल्टेज चेंज करने के हमारे काम आता है, ठीक है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन याद होगा आपको, जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो उसके पास रखी दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता है, यस और नो? उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड स्टेप अप, ठीक है? जैसे स्टेप अप मतलब स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ा दिया तो स्टेप अप कर दिया, और वोल्टेज को घटा दिया तो क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन कर, है ना? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इफ इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज देन इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स, एंड इफ इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वोल्टेज इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका, क्या होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है? एन आयरन कोर इज यूज्ड, देखो मैंने आपको बताया था, मैं यहां बता देता हूं, यहां एक कॉइल है, यहां एक कॉइल है, इसमें फ्लक्स चेंज होगा या इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, यस और नो? है भाई? तो बताओ, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है? तो मुझे बताओ, इसका जितना भी फ्लक्स था, इसकी वजह से जितना भी फ्लक्स था, क्या सारा का सारा यहां से पास कर रहा था? सारा तो यहां से पास नहीं कर रहा था। अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दूं कि यहां इस कॉइल का जितना भी फ्लक्स है सारा का सारा इससे एसोसिएटेड हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को बाहर जाने ही ना दे, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से ले ले। ऐसा मटेरियल होता है क्या कोई? कौन सा? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है? तो हम क्या यूज करते हैं? एन आयरन कोर इज यूज, क्या होता है? आयरन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, प्रेफरेबली सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, ताकि वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो सके, ठीक है ना? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चाहिए होता है हमको, और वो कौन सा होता है हमारे लिए? सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है? सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है इन द ट्रांसफॉर्मर सो दैट ऑल द फ्लक्स एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्मर पासेस थ्रू दिस कोर ओनली, इसी कोर में सारा का सारा फ्लक्स रुका रह जाए, कहीं बाहर ना जाए। वायर्स आर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, इस सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या किया जाता है? वायर को लपेट दिया जाता है, ठीक है? विच कैरी द करंट, जिनमें करंट फ्लो करता है। द वाइंडिंग आर मेड ऑफ कॉपर वायर, जो वाइंडिंग होती है, जो वायर लपेटे जाते हैं, किसके बने होते हैं? कॉपर वायर के बने होते हैं। सो दैट रेजिस्टेंस इज मिनिमम, कॉपर की रेजिस्टेंस अच्छी खासी कम होती है ना? सिल्वर की मिनिमम होती है, लेकिन सिल्वर यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ऑलरेडी 4-5 करोड़ के होते हैं, ठीक है? तो वो कहीं जाके 50-60 करोड़ के हो जाएंगे अगर सिल्वर यूज करेंगे, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? कॉपर, ठीक है? द वाइंडिंग कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। मान लीजिए कि आपके पास एक जनरेटर है, एसी जनरेटर है, वहां से जो वायर आ रहे हैं ना, जहां से बिजली मिल रही है हमको, दे आर कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग्स। जहां से आ रही है बिजली, जो सोर्स से कनेक्टेड है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। और जो दूसरी वाइंडिंग है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है,
वो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। द वाइंडिंग कनेक्टेड टू द एसी सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी कॉइल एंड द प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी कॉइल एंड द वाइंडिंग, हाँ यहाँ पे फुल कॉमा लगाना चाहिए था, कॉमा एंड द वाइंडिंग कनेक्टेड टू लोड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। जो लोड से कनेक्टेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस से, घर से, किसी न किसी चीज से, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। वर्किंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये फोटो देख लो एक बार, फोटो दिख गया, सही है। यहां क्या हो रहा है, हमारे पास एक एसी सोर्स है, ठीक है। यहां से एसी सोर्स है, यह करंट भेजेगा, इसके अंदर करंट आएगा, इसके अंदर करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बोलो बोलो, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा ना, कहां जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर में रहेगा, यस और नो। ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास रखेगा। बोलो जैसे जैसे करंट चेंज करेगा, एसी सोर्स से तो करंट चेंज करेगा ना, करंट चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो बोलो इस कोर में फ्लक्स चेंज होगा ना, बोलो इसका सारा का सारा फ्लक्स मैं बोल सकता हूं यहां भी है, बोलो इस वाइंडिंग के लिए मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स थ्रू दिस वाइंडिंग इज चेंजिंग पीरियोडिकली, तो बोलो इसमें, इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यार ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो बोलो अगर सर्किट कंप्लीट तो क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा, यस और नो। बोलिए जितना टोटल फ्लक्स इधर है उतना ही टोटल फ्लक्स इधर है, यस और नो। टोटल फ्लक्स इधर, टोटल फ्लक्स इधर, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें फ्लो करने वाला करंट को कहते हैं प्राइमरी करंट, इसको सेकेंडरी करंट। यहां पे जो फोर्स लगा हुआ है या इसकी जो वोल्टेज, इसको बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि एनपी, और यहां के नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी कॉइल यानी कि एनएस, सही है। बिल्कुल सिंपल है, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, कोई लीकेज है नहीं, ठीक है। वैसे रियल लाइफ में थोड़ी सी लीकेज होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अप टू 99-98% आराम से, ठीक है। आमतौर पर जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, आराम से उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, अबो 98% आराम से, हमेशा, ठीक है। मैंने ही बनाया था एक ट्रांसफार्मर इंजीनियरिंग में, 78% एफिशिएंसी आई थी, ठीक है, बहुत ही खराब, कोई बात नहीं, ठीक है। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, which causes the flux या magnetic field through the coil to change according to the frequency of the AC source। अब जैसे जैसे इसकी वोल्टेज चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगी, तो बोलो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उसी के हिसाब से चेंज होगा, या मैं कहूं यहाँ का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, यस और नो। तो बोलिए ऑल दिस फ्लक्स पासिस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, सारा का सारा फ्लक्स कहां से पास कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल से, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एन ईएमएफ इज जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल, और इसी ईएमएफ के, इस फ्लक्स चेंज के कारण यहां पे भी क्या होता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है, सही है। कोई भी दिक्कत है भाई, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, आगे चले, ठीक है। बोलो हमें क्या होता है, ईएमएफ होता क्या है, डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स, यस और नो, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं किसके लिए, इसके लिए लिख रहे हैं प्राइमरी कॉइल के लिए, ठीक है। प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ ईपी, बोलो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक का फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स डी फाइव बाई डी टी, एनपी को इधर ले आओ, ईपी बाई एनपी इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, सही है। यहां देखते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए ईएमएफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स दोनों का सेम है, बोलो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स थ्रू 1, यस और नो। बोलो एनएस, एनएस को इधर लेके आओ, ईएस बाय एनएस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, दोनों का फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, सेम, तो बोलो ईएस बाय एनएस इज इक्वल टू, ठीक है, फ्लक्स दोनों में सेम है तो डी फाइव बाई डी टी भी दोनों में क्या होगा, सेम, तो बोलिए ईपी बाय एनपी इज इक्वल टू ईएस बाय एनएस। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ईएस को इधर ले जाओ और एनपी को इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा, ईपी बाई ईएस इज इक्वल टू एनपी बाई एनएस। मान लीजिए कि आपके प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इसका एग्जांपल देता हूं आपको, एनपी बाई एनएस, सही है। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जो एसी सोर्स से कनेक्टेड है, जो जनरेट कर रहा है 100 वोल्ट, ठीक है। ईपी की वैल्यू पता चल गई,
मुझे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है और दूसरी साइड कितना ईएमएफ चाहिए, 200 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो बोलो ईएस कितना हो गया, 200 वोल्ट हो गया। बोलो एनपी, मैं मान लेता हूं कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 500 टर्न्स है, 500 टर्न्स। ठीक है, एनएस की वैल्यू निकालिए, कितनी बार सेकेंडरी साइड में लपेटा जाए ताकि क्या हो जाए, 200 वोल्ट आउटसाइड मिल जाए, सेकेंडरी कॉइल पे 200 वोल्ट जनरेट हो जाए। फॉर्मूला लगाएं, बोलो ईपी बाय ईएस 100 बाय 200 इज इक्वल टू, बोलो एनपी एनएस, एनएस की वैल्यू बता दो, 2 को इधर लेके जाओ, एनएस इज इक्वल टू 1000। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे वोल्टेज डबल करनी है तो मुझे नंबर ऑफ टर्न्स दी, 5 गुना करनी है तो 100 गुना करनी है तो, सही है। हमारे जो जनरेटर्स होते हैं आमतौर पर वो 15,000 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, 15,000 वोल्ट पे। और 15,000 वोल्ट पे अगर कहीं दूर, यहां से 1000 किलोमीटर दूर कोई सोर्स है, वो 15,000 वोल्ट पे जनरेट कर रहा है, तो यहां पहुंचते पहुंचते वोल्टेज कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगा ना वायर्स में, यस और नो। तो बोलिए ड्रॉप से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं। हम उसको 700 केवी यानी कि 700,000 वोल्ट पे भेजते हैं। कितने वोल्टेज, 7 लाख वोल्ट पे भेजते हैं। इतनी ज्यादा वोल्टेज होती है तो करंट क्या हो जाता है, कम, करंट कम होता है, ये भी आ जाएगा अभी। ठीक है, अब जैसे वोल्टेज डबल कर दी ना तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब करंट आधा हो गया तो बोलो I2R लॉसेज भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो बिजली है वो एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, हमेशा मान लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगी, इनपुट का वोल्टेज, इनपुट का करंट, ईपी इंटू आईपी, आउटपुट आउटसाइड वोल्टेज, आउटसाइड का करंट। ठीक है, ईएस आईएस, तो बोलो ईपी बाय आईएस इज इक्वल टू ईएस बाय आईपी। इसको ऐसे भी ये याद करोगे तो बेटर रहेगा। सही है, बोलो यहां से ईएस को इधर ले जाओ, आईएस को इधर लेके जाओ, बोलो ईपी बाय ईएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी। और ईपी बाय ईएस क्या था, एनपी बाय एनएस। बोलो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स का डायरेक्ट रिलेशन है और करंट का उल्टा रिलेशन। सही है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बोलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज बढ़ाना है तो बोलो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड कम होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड ज्यादा होंगे। तो बोलिए कम ज्यादा, एनपी बाय एनएस इज इक्वल टू ईपी बाय ईएस। ठीक है, हमें वोल्टेज को क्या करना है भाई, बढ़ाना है, तो बोलो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा रखने पड़ेंगे, है ना। एनएस मस्ट बी ग्रेटर देन एनपी, तो ईएस विल बी ग्रेटर देन ईपी। करंट में उल्टा रिलेशन, तो आईएस विल बी लेस देन आईपी। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। अच्छा बोलो यहां पे करंट ज्यादा था, यहां पे करंट कम था भाई। बोलो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम। यहां पे करंट ज्यादा है, यहां पे करंट कम है, तो बोलो मोटे वायर कहां चाहिए होंगे, जहां पे करंट ज्यादा है। यस और नो भाई, ज्यादा करंट के लिए मोटे वायर चाहिए ना, तो बोलो यहाँ पे मोटे वायर की वाइंडिंग चलेगी और यहाँ पे पतले की भी चल जाएगी। सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें, हाँ? ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटानी है, इधर ज्यादा इधर कम, इधर ज्यादा इधर कम वोल्टेज, तो बोलो यहां पे करंट कम, यहां पे करंट, वोल्टेज घटेगी तो करंट बढ़ेगा। बोलो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा। सही है, याद रहेगी बात, फॉर्मूला वही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होगा, वोल्टेज इन प्राइमरी भी ज्यादा होगा, लेकिन करंट इन प्राइमरी कम होगा। बोलो यहां पे करंट ज्यादा है तो मोटे वायर कहां लगेंगे, इस साइड लगे। सही है, कोई भी दिक्कत है भाई, जहां पे करंट ज्यादा होगा वहां पे मोटे वायर लगेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट कर दिया है। और स्टेप अप ने क्या किया था, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज
लो करंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पावर फ्लो डायग्राम, पावर फ्लो डायग्राम। ठीक है, पावर फ्लो जो अपने घरों में बिजली आती है वो कैसे कैसे आती है, क्या बेसिकली उसका रूट होता है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन होगा जो वोल्टेज जनरेट करेगा 15,000 वोल्ट से। कितने वोल्ट पे? 15,000 वोल्ट। ठीक है, फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं एक ट्रांसफार्मर से। जैसे ही हम इसको ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं क्या हो जाता है? वोल्टेज अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। कम वोल्टेज है, ज्यादा से कनेक्ट करना है क्योंकि दूर भेजना है, जितना दूर भेजेंगे उतना ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होगा। तो बोलो यहाँ पे कितना चलेगा? 132 केवी से 765 केवी तक कोई भी वोल्टेज हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की कितनी दूर भेजना है। ठीक है, बोलो स्टेप अप हो गया। अब ये जो हाई वोल्टेज की जो सप्लाई है ये पहुंचेगी किसी सब स्टेशन में। जैसे बेरी में अपने पास एक सब स्टेशन इधर पीछे देखा ना, वो हर्बल पार्क उधर वाला जो है उसके पीछे होता है ना, वहां पे सप्लाई किसकी आ रही है? ये वाली सप्लाई आ रही है 132 केवी या 765 केवी की। अब जैसे ही ये सब स्टेशन में आएगी, सब स्टेशन के अंदर कौन होगा? एक ट्रांसफार्मर होगा। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जमीन पे रखे होते हैं, मतलब कमरे से भी बड़े होते हैं वो। ठीक है, कई कई करोड़ के होते हैं, 15 करोड़ के, 17 करोड़ के, 20 करोड़ के, ऐसे ऐसे रेट होते हैं उनके। ठीक है, सब स्टेशन के अंदर क्या होगा बोलो? एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर होगा जो क्या करेगा? इस वोल्टेज को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 440 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा या 11 केवी तक भी कर देते हैं। ठीक है, 11 केवी डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, 440 वोल्ट या 11 केवी, यानी कि वोल्टेज को बहुत कम कर दिया इसने। जरूरी नहीं कि एक ही ट्रांसफार्मर करें, हो सकता है सीरीज में 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक 7,65,000 से एक 1,32,000 पे कर रहा है और फिर एक जना वहां से 11,000 पे कर रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बोलो यहाँ पे बेसिकली क्या देगा? 440 से 11 केवी तक आ सकता है। फिर उसके बाद एक ये ट्रांसफार्मर लगा होगा जो आपके घरों के पास जा रहे हैं। अब ये आपके घर के पास वाला ट्रांसफार्मर है, ये 440 या 11 केवी, कोई भी वोल्टेज हो सकती है इसके बीच में, इसको 220 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है और फिर आपके घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई पहुंचती है। ठीक है, थोड़ा आगे का है चीज ये, लेकिन बता दिया है। ठीक है, रीजन फॉर स्टेपिंग अप, स्टेप अप करने का रीजन क्या होता है? रीजन फॉर स्टेपिंग अप द वोल्टेज, व्हेन वोल्टेज इज स्टेप्ड अप द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल रिड्यूसेस। क्या होता है? जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कम हो जाता है एंड देयरफॉर लॉसेज इन द ट्रांसमिशन वायर। कौन से वायर होते हैं भाई? I2R वाले जो लॉसेज होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत लंबा 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर लंबा कोई वायर है। ठीक है, इसमें आपको करंट भेजना है। आप बताइए, अगर यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, इमेजिन करिए आई करंट फ्लो कर रहा है, ये जो वायर है क्या मैं इसको बहुत सारे छोटे छोटे सीरीज रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं? अगर इनको मैं छोटे छोटे सीरीज रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं तो बोलो सब में करंट क्या होगा? सेम I2R लॉसेज होंगे। यस और नो? अब मान लीजिए कि यहां पे अगर मैं करंट को कम कर दूं, क्योंकि मैंने वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया, तो करंट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। करंट हो गया कम तो लॉसेज भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसलिए हम लॉसेज को कम करने के लिए स्टेप अप करते हैं। ठीक है, वोल्टेज स्टेप अप करते हैं, करंट अपने आप डाउन हो जाता है। आज से 100-120 साल पहले जब थॉमस एडिसन, नाम सुना होगा आपने, है ना? थॉमस एडिसन की एक कंपनी थी एडिसन इलेक्ट्रिक करके, वो क्या करते थे? नदियों के पास अपने जनरेटिंग स्टेशंस लगाते थे और उससे ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में वो बिजली सप्लाई कर पाते थे। ठीक है, देन केम निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला आते हैं कि नहीं, मेरे पास एक ऐसी चीजों का डिजाइन है जब हम कई कई 100 मील तक, कई कई हजारों किलोमीटर तक भी बिजली की सप्लाई पहुंचा सकते हैं। तो उसका मजाक उड़ाया गया। ठीक है, उसको बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो जिस अल्टरनेटिंग करंट की तुम बात कर रहे हो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, और अगर कोई गलती से इसको टच हो गया, इंसान टच कर गया गलती से, तो क्या होगा? वो आदमी मर जाएगा। ठीक है, तुम ट्रांसमिशन वायर्स की बात कर रहे हो, इसलिए उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको डिमोटिवेट किया गया, लेकिन इवेंचुअली निकोला टेस्ला वॉन। और आज की डेट में उन्हीं का जो बनाया हुआ मॉडल है ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का डिजाइन उन्होंने बनाया था, सबसे पहले किसने? निकोला टेस्ला। ठीक है, तो वो आज की डेट में हमारे लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हमारे घर में हर बिजली है, लाइट है, पंखे हैं, एसी है, सब कुछ इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि हमारे आसपास तो कोई जनरेटिंग स्टेशन है नहीं ना, लेकिन फिर भी हमारे पास बिजली है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर है हमारे पास। ठीक है, तो बोलो
जो लॉसेज होंगे आई स्क्वायर आर लॉसेज, ये क्या हो जाएंगे, कम। क्यों? क्योंकि वोल्टेज स्टेप अप कर दिया है और करंट डाउन हो गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हैज नो मूविंग पार्ट्स। क्या ट्रांसफॉर्मर में कोई मूविंग पार्ट देखा आपने? क्या ऐसे ऐसे कोई चीज मूव कर रही थी लगातार, जैसे पानी की मोटर में होता है? नहीं जाना। हेंस इट्स एफिशिएंसी इज वेरी हाई, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, टिपिकली अबव 95%। 95% से ऊपर तो होती ही होती है। हाउएवर ड्यू टू नॉन आइडियल कंडीशंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। ट्रांसफॉर्मर्स में लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या लॉस होते हैं? हीट लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स, वायर्स लगे हुए ना उसके अंदर, वायर्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसके अंदर करंट फ्लो होगा, तो बोलो क्या हो रहा है, हीट का लॉस होगा। हीट लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस इन वायर्स। द कॉपर वायर्स यूज्ड इन वाइंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस, आल्सो द कनेक्टर्स हैव सम रेजिस्टेंस ड्यू टू व्हिच देयर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, बेसिकली पावर आ रही थी, दूसरे वायर्स में जा रही थी, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ बीच में हीट का लॉस हो जाता है। हिस्टेरेसिस लॉस। अब बोलो, मैंने सॉफ्ट आयरन कोर की बात की, आपने हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा हुआ है, कुछ इस तरह का कर्व होता है ना। इसमें क्या हो रहा था, बार बार कंटिन्यूअसली मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है, एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, एक बार उसके उल्टी होगी, यानी कि एक बार फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसे होगी, एक बार ऐसे होगी। फ्लक्स की डायरेक्शन बार बार चेंज करी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, यानी कि द डाइपोल्स इनसाइड द सॉफ्ट आयरन कोर आर आल्सो चेंजिंग डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, लॉस होगा। दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। द कोर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, सॉफ्ट आयरन कोर continuously magnetizes and demagnetizes due to which there is hysteresis loss. ठीक है, we prefer soft iron over stainless steel। हम कौन सा चीज यूज करते हैं भाई यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन कोर ओवर स्टेनलेस स्टील, बिकॉज ऑफ लेस हिस्टेरेसिस लॉस इन सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या होता है, हिस्टेरेसिस को लॉस कम होता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को ही यूज करते हैं, स्टेनलेस को यूज नहीं करते, स्टेनलेस स्टील यूज नहीं करते इसमें। और एक हमिंग लॉस भी होता है, बोलो, ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ए हमिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसफार्मर व्हिच कॉजेज हमिंग लॉस। ठीक है, जब आप ट्रांसफार्मर, किसी बड़े ट्रांसफार्मर के पास से जाएंगे ना, तो उसमें ऐसी एक आवाज आ रही होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली हमिंग लॉस। ठीक है, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर्स के अंदर ऑयल्स यूज किए जाते हैं, कई तरह की रिलेज यूज की जाती हैं, कई चीजें होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। पूरा एक चैप्टर होता है बड़ा सा, ठीक है, चैप्टर नहीं बल्कि यूनिट होती है ट्रांसफार्मर्स की इंजीनियरिंग में। ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक, हाँ ये भी है, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। एडी करंट्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, जहां पे भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, वहां पे एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट लूप्स अवेलेबल फॉर द करंट टू फ्लो। तो बोलिए एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू विच देयर आर लॉसेज। ऑब्वियसली एडी करंट्स मूव कर रहे हैं, वो करंट्स क्या करेंगे, ओरिजिनल सोर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। यस और नो। अगर मैंने पूरा का पूरा एक ब्लॉक ले लिया तो एक्सट्रीम केस, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, और एक्सट्रीम लेवल तक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपने देखा था वो एक क्या बोलते हैं, मैग्नेट जो है एकदम से रुक जाती है कॉपर की उसके पास जाके। यस और नो। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लैमिनेटेड, पतली पतली शीट्स होती है उसके अंदर। ठीक है, एक पतली सी शीट, उसके ऊपर दूसरी पतली सी शीट, उसके ऊपर एक और पतली शीट, ऐसे कर करके बहुत सारे स्टैक्स बनते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में। आप अगर चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लिखना, आपको दिख जाएगा कि जो लैमिनेटेड कोर्स है वो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया भी था कि अगर वो कंघे जैसी शेप कर देंगे तो बहुत लंबे चौड़े रास्ते मिलेंगे उसको, उसमें वो इजीली मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या यूज करते हैं, वी यूज लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेज। ठीक है, अदर यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स और कहां यूज होते हैं, यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। आपको पता है स्पार्किंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए भाई, क्योंकि मैं वेल्डिंग कर रहा हूं। कई तरह की वेल्डिंग होती है, किसी की चीज में किसी चीज को पिघला के दूसरे के ऊपर डालना होता है ना, किसी जगह पे कुछ स्पार्किंग प्रोड्यूस करनी होती है, 100 तरह की वेल्डिंग होती है भाई। ठीक है, तो वेल्डिंग के केस में मेरे को क्या चाहिए, वेरी हाई करंट। तो आपने देखा होगा जो वेल्डर आपके घर में गेट बनाने आता है, उसके पास क्या होता है, इतना बड़ा सा एक डिवाइस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, वो क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा और करंट को इंक्रीज कर देगा। जब वो इस्तेमाल होता है तो आपके घर में उतना करंट प्रोड्यूस करने के लिए 220 वोल्ट, पता नहीं कितना करंट प्रोड्यूस कर पाएगा, आपके घर के सारे सर्किट उड़ जाएंगे।
अगर ट्रांसफॉर्मर नहीं लेके आएगा तो वो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर लेके आते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, करंट को स्टेप अप करते हैं और वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। A step down transformer is used in induction furnace for melting metals। मैंने आपको एक इंडक्शन फर्नेस दिखाई थी, है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। A step up transformer is used for production of X-rays, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए। यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर्स एंड स्टेबलाइजर्स पावर सप्लाईज, ठीक है। जो आपके घर में स्टेबलाइजर होता है ना, जैसे एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा होता है आमतौर पर, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स ही होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बेसिकली वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अगर पीछे से बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आ गई तो रोक देंगे, है ना, और अगर पीछे से कम वोल्टेज आ रही है तो क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को, और जो एसी है उसको 220 वोल्ट के आसपास ही सप्लाई देंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी के एडवांटेजेस क्या है डीसी के ऊपर, क्या क्या एडवांटेजेस है भाई। जनरेशन ऑफ एसी इज इकोनॉमिकल कंपेयर टू जनरेशन ऑफ डीसी, क्योंकि भाई जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर क्या लगती है, कार्बन ब्रशेस लगती हैं, और वो टाइम के साथ क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, सॉरी कह रहा हूं, घिस जाएंगी, है ना, तो इसलिए बार बार उनको रिप्लेस करना पड़ता है, एक पंगा है। लेकिन एसी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के एसी का जो जनरेशन है वो क्या है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। AC कैन बी इजीली स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हम, ठीक है। और AC कैन बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग चोक कॉइल, AC को है क्या, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं चोक कॉइल यूज करके। कि एकदम से बहुत ज्यादा हाई करंट आ रहा है तो क्या करेंगे, सीरीज में एक इंडक्टर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज, है ना। लेकिन डीसी में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लार्ज डिस्टेंसेज एट वेरी स्मॉल लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और बहुत ही कम लॉस के साथ हम एसी पावर को पहुंचा सकते हैं, डीसी पावर को नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स, और एसी को हम डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जहां पे मेरे को डीसी चाहिए, डीसी सप्लाई, जैसे मेरे फोन को चार्ज करने के लिए, लैपटॉप को चार्ज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, डीसी चाहिए, है ना, बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी चाहिए, तो मैं रेक्टिफायर्स की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट भी कर सकता हूं, ठीक है ना, क्लियर है भाई, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है। एसी कहां कहां खराब है, ऊपर क्या था, एसी जहां जहां अच्छा है, और यहाँ पे एसी जहां जहां खराब है डीसी के मुकाबले, डीसी कहां कहां बेटर है। एट हाई वोल्टेजेस एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, जो स्टार्टिंग में बोला गया था ना निकोला टेस्ला को कि एसी इज मोर डेंजरस, वो क्यों बोला गया था, क्योंकि उसके अंदर जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो क्या है, एक तो अल्टरनेटिंग है ना, बॉडी गोज इनटू ए शॉक। अगर आपको जैसे प्लग में से करंट लगता है, सबको लगा होगा एट सम पॉइंट, है ना, तो क्या होता है, उसमें आपको एक शॉक लगता है, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्किन है या जो आपकी जो सेल्स है बॉडी की, दे आर एक्सपोज्ड टू अल्टरनेटिंग वैल्यूज ऑफ करंट, अल्टरनेट कर रहा है ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी करंट इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो हमारी सेल्स शॉक की स्टेट में आ जाती है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, ठीक है। एसी है मोर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन देन डीसी, ठीक है। एसी की कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, जनरेटर्स आर कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली, एंड और तो क्या है, एसी है मोर कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, किस चीज की कंस्ट्रक्शन और बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग में नहीं है, ठीक है। इन एसी देयर इज कंटिन्यूअस पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, एसी में कंटिन्यूअस पावर लॉस होता ही रहेगा, ठीक है। एसी इज नॉट सुटेबल फॉर अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, अल्ट्रा लॉन्ग मतलब 5000 किलोमीटर भेजनी है बिजली, बड़ी समस्या हो जाएगी, क्यों, लॉसेज हो जाएंगे ना, कितना वोल्टेज हम बूस्ट कर लेंगे, कितना वोल्टेज बढ़ा देंगे, एक्सट्रीम लेवल तक तो वोल्टेज, ऐसा तो है नहीं कि 50-60 करोड़ वोल्टेज कर देंगे हम, ठीक है, कुछ लाख 10-12 लाख तक कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस की जब बात आती है तो हम डीसी का ही यूज करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी, एचवीडीसी ट्रांसमिशन होता है ओवर 900 केवी, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो आपके लेवल की चीज नहीं है, ठीक है, वो मास्टर्स डिग्री में पढ़ा था हमने, वो अभी आपको पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी अभी बताया था ना, दोबारा बताऊं, सही है। अच्छा, पुराना तरीका क्या है, एट एनी एक्सटेंशन एक्स इन द स्प्रिंग हम क्या करते हैं, नेट फोर्स लिखते हैं,
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, वहां से ओमेगा की वैल्यू आती है, वहां से टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। एट एनी एक्सटेंशन एक्स इन द स्प्रिंग, एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं कि ए है, बॉडी का मास है m, फोर्स कितनी लग रही है के एक्स। तो बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कौन लगा रहा है, स्प्रिंग, विच इज माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। बोलो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स बाई एम। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। एक्स से एक्स कट गया और माइनस से माइनस कट गया। ओमेगा इज इक्वल टू बोलो अंडर के बाई एम, और बोलो ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। देखो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, इसको रट लो, ठीक है, इतना रट लो कि सपने में आने लग जाए, ठीक है। तो बोलो ओमेगा की वैल्यू क्या है, के बाई एम, रेसिप्रोकल में है तो बोलो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई, सही है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते थे हम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसएचएम बोल देते हैं उसको, इक्वेशन का। अब इसकी एनालॉजी हम देखेंगे एलसी ऑसिलेशन के साथ, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि जब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, इंडक्टर और कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस ना हो, और मैंने कैपेसिटर को क्या किया, चार्ज करके सर्किट में कनेक्ट कर दिया। मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया भाई, ठीक है, यहाँ पे लेट से एक स्विच था, मैं लाया, मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया और फिर स्विच को क्या कर दिया, ऑन। क्या होगा भाई, बोलो दिस पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, यस और नो। भाई पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इधर जाना चाहेगा, यानी कि करंट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, यस और नो, यानी कि करंट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। करंट यहां जाना चाहता है, ये कौन बैठा है रास्ते में, इंडक्टर। क्या बोलेगा, ओए एकदम से करंट नहीं जाने देते हम, धीरे धीरे करंट का चेंज होने देंगे। ये क्या बोलेगा, करंट का चेंज अलाउ नहीं करेंगे एट एनी टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई चेंज अलाउ नहीं करेंगे। तो ये क्या बोलेगा, धीरे धीरे करंट जाने दो। ये बोलेगा ओके ओके ओके, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 यहां से चार्ज सप्लाई कर रहा है, मतलब करंट जाने लग गया, है ना। जब तक यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू फोर्स इटसेल्फ फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, यस और नो। जब तक ये चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेट नेगेटिव है, क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू फोर्स इट्स वे फ्रॉम हियर टू हियर, यस और नो। यानी कि करंट को ये इंक्रीज करने की कोशिश करता रहेगा, कब तक, जब तक ये चार्ज जीरो नहीं हो जाता। एट सम पॉइंट ये पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से यहां चला जाएगा, कैपेसिटर बिकम्स अनचार्ज। लेकिन ये क्या बोलेगा, ओ भाई हो, ऐसे कैसे, तुम एकदम से चार्ज जीरो करके करंट नहीं हो सकते, मेरे अंदर अब करंट आ गया है, आई विल नॉट अलाउ द चेंज ऑफ करंट। ये क्या बोलेगा, भैया करंट आ रहा है ना, तो और चार्ज आने दो, अब तो मैं और चार्ज लेके रहूंगा। तो ये और ज्यादा चार्ज को यहाँ खींच लेता है और यहाँ पे और ज्यादा चार्ज भेजने लग जाता है। चार्ज जीरो हो गया था बीच में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज विल कीप ऑन गोइंग, कब तक, जब तक यहाँ पे प्लस क्यू ना आ जाए और यहाँ पे माइनस क्यू ना आ जाए। एंड दिस इज उल्टी स्टेट। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से भेजना शुरू करेगा, जब तक चार्ज जीरो नहीं होगा ये भेजने की कोशिश करता रहेगा। फिर चार्ज जीरो हो जाएगा, ये रुकने देगा क्या सिस्टम को, ये रुकने नहीं देगा। क्या बोलेगा, भैया आने दो, अब तो और आने दो, और आने दो, और आने दो। फिर कब रुकेगा, फाइनली जब वापस यही स्टेट आ जाएगी। इसको बोलते हैं एक साइकिल। एल और सी में क्या चल रहा है, चार्ज और करंट का ऐसे ऑसिलेशन चल रहा है, यस और नो। तो इसको बोलते हैं एल सी ऑसिलेशन, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसकी एनालॉजी हम ड्रॉ कर रहे हैं एसएचएम के साथ। क्या हो रहा था, मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, मैंने स्प्रिंग को दबा दिया। स्प्रिंग कब तक धक्का मारेगा, मीन पोजीशन तक धक्का मारेगा, मतलब वहां तक स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या वहां जाते ही रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्यों भाई, क्योंकि वहां पे ब्लॉक बोलेगा कि भैया ऐसे नहीं रुकने वाला मैं, तू क्या सोच रहा है कि मैं मीन पोजीशन पे जाके रुक जाऊंगा, नहीं रुकूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो और आगे जाऊंगा, मेरे पास अब काइनेटिक एनर्जी, मैं तेरी मानता ही नहीं। वो कहां जाएगा, और आगे चला जाएगा, वहां जाके रुकेगा। फिर स्प्रिंग बोलेगा अच्छा अब मेरे में एक्सटेंशन कर दिया तू इधर आ, फिर वो वापस खींच के इसको इधर लेके आएगा, मेन पोजीशन पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्या करेगा, वापस इधर खींच के ले जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड इनटू पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल। यहां क्या हो रहा है, इसके पास इनिशियली क्या है, काइनेटिक, काइनेटिक नहीं रे, क्या है इसके पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना इसके पास।
इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है। इसने क्या किया, इधर से भेजना शुरू किया। जब यहां से करंट फ्लो होने लगा, इसके पास क्या आ गया, मैग्नेटिक एनर्जी। क्या आ गई भाई, मैग्नेटिक एनर्जी। चार्ज फ्लोज फ्रॉम एयर टू एयर, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, कम, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एट सम पॉइंट इसकी एनर्जी जीरो रहेगी, लेकिन इसके पास क्या रहेगी, मैक्सिमम करंट, और मैं कहूंगा मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी। सही है। सो और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे उल्टी स्टेट में क्या हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में चार्ज स्टोर हो जाएगा, यहां पे करंट जीरो हो जाएगा, है ना। बोलो, उस टाइम पे वापस इसके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक बना के फिर वापस पहुंच जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। जैसे वहां क्या हो रहा था, पोटेंशियल और काइनेटिक में खेल हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में खेल हो रहा होगा, यस और नो। ठीक है, अब डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। t इक्वल टू जीरो पे ये फुल्ली चार्ज है, यहाँ करंट कितना है, जीरो। एट एनी टाइम t हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रह गया है, यहाँ माइनस क्यू रह गया है, और बोलो यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है। केवीएल लगा दूं, है भाई, बोलो केवीएल लगाते हैं, बोलो यहाँ से यहाँ चले गए, कहां पहुंच गए, प्लस क्यू बाय सी पे आ जाएगा, यस और नो। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ करंट एंटर कर रहा है ना, प्लस यहाँ माइनस, बोलो क्या आएगा, माइनस, वापस यहीं आ गए तो इक्वल टू जीरो। सही है। अब बताओ आई की वैल्यू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। बोलिए, बोलो, क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। क्यों ना मैं इसको क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं। क्या आएगा, वन बाय सी डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड आई इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर। सही है। इसको इधर इधर लेके जाओ। अच्छा, माइनस का साइन क्यों लगाया मैंने, बिकॉज करंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ठीक है, आया आई आया, पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, और माइनस डी क्यू बाई डी टी को आई लिखा है, यहाँ पे माइनस रहेगा, यस और नो। ठीक है, अब मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, क्या आएगा बताना, माइनस एल डी आई स्क्वायर, डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर, ये इधर आके हो गया प्लस, प्लस वन बाय सी इंटू आई इज इक्वल टू जीरो। एल से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा, आई बाय एल सी इज इक्वल टू जीरो। सही है। अच्छा, अभी अभी मैंने एक आपको इक्वेशन लिखवाई थी ना ऊपर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी लिखवाई थी ना, लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो उधर लेके आए थे, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो बन गया था। अब देखो, इसमें और इसमें एनालॉजी दिखी, बोलो आई की जगह कौन आ गया, एक्स, ओमेगा की जगह कौन आ गया, वन बाय अंडर रूट एल सी। सही है। बोलो, दिस इज बेसिकली सिमिलर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सही है। तो बोलो क्या क्या चीजें एनालॉगस हो गई हैं, एक्स की जगह कौन आ गया, सही है। यहां देखो, वन बाय अंडर रूट एल सी, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जाती है अंडर रूट के बाय एन, तो बोलो यहाँ पे ओमेगा क्या था, अंडर रूट के बाय एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाय अंडर रूट एल सी। एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, दिख रहा है ना, क्या, आई और एक्स और टाइम। सही है। एनालॉजी देखी, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एसएचएम की तरह ही सॉल्व करेंगे, बस टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे।